Hello dear students, we have started with the affinity chromatography, and in our last lecture we have discussed about the introduction of affinity chromatography. What is affinity chromatography? It is the specific interaction between the molecule which we want to separate, that is target molecule, and ligand. Okay, so this interaction is specific, known as affinity chromatography. Next, we have discussed about the components of affinity chromatography, which consist of matrix, linker, spacer arm, and our target molecule. But the main components are matrix, spacer arm, and our ligand. Next, we saw about the principle of affinity chromatography, and it is based on the principle of interaction, specific interaction between the ligand and the target molecule. Now in this lecture we will discuss about the protocol or steps in affinity chromatography, advantages of affinity chromatography, disadvantages, and some applications of affinity chromatography. Let's begin with the steps in affinity chromatography. हम डायरेक्टली फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं. तो ये है हमारा सिंपल स्टेप्स में. एक्चुअली स्टेप्स क्या है, प्रोटोकॉल क्या है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, दैट वी विल सी. सो फर्स्ट स्टेप इज पैकेजिंग ऑफ कॉलम. सबसे पहले हमें हमारा कॉलम ये पैक करना है. तो हम कॉलम कैसे पैक करेंगे? वी विल पैक द कॉलम मीन्स वी विल प्रोवाइड द मैट्रिक्स, यानी कि हम स्टेशनरी फेज बनाएंगे which is made up of acrylamide or agarose. Okay, so we will make the stationary phase. Stationary phase को हम spacer arm के साथ connect करेंगे and that spacer arm is connected to the ligand. Okay, तो जब हम packaging of column बोल रहे हैं तब हमें क्या क्या पैक करना है? We have to prepare the stationary phase, then we have to attach the spacer arm. अब स्टेशनरी फेस तो एगेरोस से बनती है, मतलब हम बीड्स बनाते हैं. ओके, स्पेसर आर्म. स्पेसर आर्म ये क्या होता है? तो स्पेसर आर्म हमने देखा, इट प्रोवाइड्स द इंटरैक्शन बिटवीन लिगैंड एंड आवर टारगेट मॉलिक्यूल. बट दिस स्पेसर आर्म दे कंटेन द कार्बन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ग्रुप लाइक CH2, CH3. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्पेसर आर्म. एंड लिगैंड जो स्पेसिफिक होते हैं टारगेट मॉलिक्यूल के लिए, लाइक एंटीजन, सबस्ट्रेट और इनिबिटर एक्सेट्रा. सो फर्स्ट इज पैकेजिंग ऑफ कॉलम. एक बार हमारा कॉलम पैक हो चुका है तब हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारा कॉलम प्रॉपरली पैक हुआ है या नहीं. ओके, वेदर आवर कॉलम इज प्रॉपरली पैक्ड और नॉट, दैट वी हैव टू चेक. or there is no any type of leakage or not, that we have to check. So our next step is equilibration. हम क्या करते हैं? बफर के मदद से नॉर्मल बफर लेते हैं. ओके, जो हम लैब लेवल में भी बनाते हैं. सो वी यूज द नॉर्मल बफर फॉर इक्विलिब्रेशन, और यू कैन यूज simple sterile distilled water for equilibration. Why? Just to check that our column is properly packed or not, and if there is any leakage or not. Okay, so that is our second step. Third step is loading of sample. उसके बाद हमें क्या करना है? एक बार हमने कॉलम पैक किया है, चेक किया है, उसके बाद हम हमारा सैंपल, मिक्सचर ऑफ सैंपल ये ऐड करेंगे उस क्रोमेटोग्राफी कॉलम के अंदर. So mixture of sample is added to the column. Fourth step is washing of unwanted molecules. तो जो यहाँ पर sample loading में reaction होगी, what reaction will happen? The substances with affinity for ligand
they are bind to the column or they are retained in the column. मतलब जो हमारे substances हैं लिगैंड के साथ जो स्पेसिफिक है वो बाइंड होंगे, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी है, ओके तो ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे, और जो नॉन स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक नहीं है, दे विल वॉश्ड अवे. सो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है वॉशिंग ऑफ अनवांटेड मॉलिक्यूल्स. सो दे आर वॉश्ड अवे. एक तो वो खुद ही निकल जाते हैं, बाइंड नहीं हो पाते तो वो खुद ही बाहर आ जाते हैं. अगर उन्हें बाहर आने में कोई परेशानी हो रही है, देन वी प्रोवाइड दी बफर. ओके तो इन सम केसेस वी प्रोवाइड दी बफर. या फिर अगर अनवांटेड मॉलिक्यूल्स ये खुद ही आ रहे हैं देन इट्स ओके. अगर अनवांटेड मॉलिक्यूल्स या फिर अनबाउंड मॉलिक्यूल्स जो बाइंड नहीं हुए हैं, अगर वो खुद से बाहर नहीं आ रहे तब हम बफर से उन्हें बाहर की तरफ रिलीज करते हैं. Okay, so that is the fourth step, washing of unwanted or unbound molecules, जिसे हम waste molecules भी बोलते हैं. So the molecules which are unbound, they are removed out by the buffer. अब कॉलम के अंदर क्या है? कॉलम के अंदर मैट्रिक्स है, that is stationary phase. उस स्टेशनरी फेज को स्पेसर आर्म अटैच्ड है, स्पेसर आर्म को लिगैंड अटैच्ड है, और लिगैंड को हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो स्पेसिफिक है वो अटैच्ड है. ओके दैट इज आवर मोबाइल फेज. तो ये अटैच्ड है. अब हमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल चाहिए. तो टारगेट मॉलिक्यूल जब हमें रिलीज करना है, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टारगेट मॉलिक्यूल एंड लिगैंड. ओके तो हमारी नेक्स्ट स्टेप है इल्यूशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल. सो इट इज इल्यूशन, ये एक्चुअली कैरी आउट होता है दो टाइप्स में. ठीक है, वो दो टाइप्स हम देखते हैं. सो इल्यूशन इज कैरिड आउट बाय टू टाइप्स. फर्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक इल्यूशन एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक इल्यूशन. नॉन स्पेसिफिक इल्यूशन में दो टाइप्स होते हैं आगे. तो वो दो टाइप्स है. सबसे पहले एक तो आप बफर का पीएच चेंज करो या फिर बफर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो. ओके सो फर्स्ट स्टेप इन इल्यूशन इज, सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इल्यूशन, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक में फिर से हम दो टाइप से इल्यूशन कर सकते हैं. पहला है चेंज इन द पीएच और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफर. आप बफर का पीएच चेंज करो या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो. ठीक है, तो कैसे करेंगे आप ये? यू कैन यूज डाइल्यूट एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये जनरल है, कोई भी सब्सटेंस होने दो, यू कैन यूज दिस जनरल. यू कैन यूज डाइल्यूट एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके तो जनरली हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जाता है. ओके जनरली हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड. व्हाई? because the bond between protein and ligand is necessary to break, so high salt concentration is been used. जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है ये लिगैंड के साथ बाइंड हो चुका है. ओके सो वहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम पीएच चेंज करते हैं या फिर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं. जनरली हम इंक्रीज ही करते हैं टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द लिगैंड एंड टारगेट मॉलिक्यूल. दैट इज द फर्स्ट मेथड. सेकेंड है नॉन स्पेसिफिक में, यू कैन चेंज द बफर पोलैरिटी और आयोनिक स्ट्रेंथ. आप बफर की पोलैरिटी चेंज करो या आयोनिक स्ट्रेंथ चेंज करो. आयोनिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इट इज द मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस. आपके सॉल्यूशन में, आपके बफर के सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज आयोनिक स्ट्रेंथ. तो एक तो आप आयोनिक स्ट्रेंथ चेंज करो या फिर आप पीएच चेंज करो. ओके अगर आप आयोनिक स्ट्रेंथ भी चेंज करते हैं, पीएच ये चेंज होगा ही. ओके सो दिस टू मेथड्स आर ऑप्शनल फॉर ईच अदर. आइदर यू कैन use the first method, that is change in the pH or change in the concentration, or you can use this method, that is change in the ionic strength.
और बफर पोलैरिटी। यहाँ पर क्या होता है, if we change the ionic strength it causes illusion due to a disruption of the ligand compound interaction। यहाँ पर भी डायरेक्टली क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, देयर विल बी डिस्ट्रप्शन ऑफ लिगैंड एंड योर टारगेट मॉलिक्यूल। सो दिस इज वन एंड सेम, दैट यहाँ पर मकसद एक ही है कि वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन लिगैंड एंड आवर टारगेट मॉलिक्यूल। So this is the non-specific illusion and second one is specific illusion। अब specific illusion में हम बफर का यूज नहीं करते, हम यहाँ पर ligand का यूज करते हैं, competitive ligand का। ओके, so here we use a soluble competitive ligand, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल ligand है जिसे हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है, सेम उसी तरह के का हम लिगैंड क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में ऐड करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो जाकर सेकेंड लिगैंड के साथ बाइंड होंगे और जो हमारा पुराना लिगैंड था वो बाहर आ जाएगा और हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है जो सेकेंड लिगैंड को बाइंड है इट विल रिलीज आउट। डायग्रामेटिकली हम स्टडी करते हैं। सो ओके, स्टेप्स, तो हमारी फिफ्थ स्टेप थी इल्यूशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। इस तरीके से हमारा टारगेट मॉलिक्यूल ये एक बीकर में कलेक्ट होगा। ओके, एंड देन वी विल देयर इज कलेक्शन ऑफ टारगेट सैंपल। सो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर। ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर यूज कर सकते हैं। उनका पीएच है, आयोनिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर एक टर्म है दैट इज कियोट्रॉफिक टर्म और कियोट्रॉफिक एजेंट और कियोट्रॉफिक इफेक्ट। तो कियोट्रॉफिक इफेक्ट क्या होते हैं, दिस आर द एजेंट्स, ये एक एजेंट्स होते हैं, ये एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। दिस आर द मॉलिक्यूल्स इन द वाटर सॉल्यूशन दैट डिस्ट्रॉय और दैट डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ओके, सो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करते हैं, दैट इज नोन एज द कियोट्रॉपिक एजेंट्स। दिस आर द मॉलिक्यूल्स विच आर और विच ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द वाटर। ओके, तो उसे हम बोलते हैं कियोट्रॉपिक एजेंट्स। जो हमने स्टेप्स देखी है डायग्रामेटिकली उसे फिर से समराइज करते हैं। सो दिस इज योर कॉलम। ओके, दिस कॉलम इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स मस्ट बी स्टेबल, इट मस्ट शो गुड फ्लो रेट एंड इट मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मतलब आपका स्पेसर आर्म है एंड लिंकर है, लिंकर नॉट लिगैंड, सॉरी, इट इज द लिगैंड। And this matrix is made up of agarose और polyacrylamide और polystyrene और cellulose और silica। इनमें से किसी भी मटेरियल यूज करके हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप थी कॉलम एंड प्रिपरेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हम हमारे मैट्रिक्स को स्पेसर आर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो जिगजैग लाइन दिखाई है इट इज द स्पेसर आर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेसर आर्म दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और एनी ग्रुप लाइक CH2 और CH3। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कितने अमाउंट में ये कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम या फिर ये ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो मिनिमम 6 to 10। ओके, ये स्पेसर आर्म में जो कार्बन या हाइड्रोजन एटम्स है ये 6 to 10 नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए, नॉट टू लॉन्ग, नॉट टू शॉर्ट। ओके, सो दैट इज अबाउट 6 to 10 एंड टू दिस स्पेसर आर्म आवर स्पेसिफिक लिगैंड इज बाइंड। जो ग्रीन कलर में ट्रायंगल शेप में दिखाया है इट इज द लिगैंड। इट मे बी एनी लिगैंड विच इज स्पेसिफिक टू आवर टारगेट मॉलिक्यूल विच वी वांट टू सेपरेट। तो यहाँ पर हमें टारगेट मॉलिक्यूल पता चाहिए कि हम क्या सेपरेट कर रहे हैं। आइदर वी आर सेपरेटिंग प्रोटीन और वी आर सेपरेटिंग एंजाइम और वी आर सेपरेटिंग हिस्टोन। हम क्या सेपरेट कर रहे हैं उस हिसाब से हम लिगैंड यूज करेंगे,
ठीक है। सो अगर हम एंटीबॉडी सेपरेट कर रहे हैं तो हम एंटीजन यूज करेंगे, अगर हम प्रोटीन सेपरेट कर रहे हैं तो भी हम एंटीजन यूज करेंगे, ओके, बिकॉज एंटीबॉडी इट इज अ प्रोटीन। और अगर हमें एंजाइम सेपरेट करना है तो हम सबस्ट्रेट यूज करेंगे या इनिबिटर यूज करेंगे या कोई भी कोफैक्टर या मेटल आयंस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी सेकेंड डायग्राम। थर्ड है इल्यूशन। इल्यूशन में हमने दो मेथड्स देखे थे, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। तो पहला हमने देखा था अबाउट द नॉन स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक में यू हैव टू चेंज आइदर pH ऑफ द बफर और कॉन्सेंट्रेशन और आयोनिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये हमारा मैट्रिक्स है, लिगैंड है, ओके, जो यहाँ पर हमने लिगैंड दिखाया था इन स्पेसर आर्म मैट्रिक्स, यही डायग्राम यहाँ पर है। एंड दिस इज आवर मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ पर हम जो बफर ऐड करेंगे उसका pH ये चेंज करेंगे या फिर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ा देंगे, सो दैट लिगैंड और टारगेट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड आवर टारगेट मॉलिक्यूल विल गेट सेपरेटेड। नेक्स्ट इज द specific method. In a specific type you can use the competitive ligand, okay. So competitive ligand ये रेड कलर में दिखाए हैं और जो हमारे पुराने ligand it is shown in green color and these are our target molecule. तो ये है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में क्या हुआ है, हमारे टारगेट मॉलिक्यूल ये ligand के साथ बाइंड हो चुके हैं। दिस इंटरैक्शन इज हाईली स्पेसिफिक इंटरैक्शन और हमने ऊपर से ऐड किए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या फिर इसे आप कहेंगे कॉम्पिटिटिव लिगैंड। क्या होगा, हमारे जो कॉम्पिटिटिव लिगैंड है उससे टारगेट मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएंगे एंड दे विल रिलीज आउट एंड दिस लिगैंड विल रिमेन एज इट इज, ओके। सो दिस इज द इल्यूशन मेथड। डायग्रामेटिकली यहाँ पर पूरी एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी एक्सप्लेन की गई है। ब्लू कलर में जो है इट इज प्रोटीन, इट इज लिगैंड जो ऑरेंज कलर में दिखाया है और ये स्पेसिफिक होता है, ओके, लाइक लॉक एंड की मॉडल। तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल ये लिगैंड को बाइंड हो जाएगा। तो पहले दिस इज द क्रोमैटोग्राफिक कॉलम। इन द क्रोमैटोग्राफिक कॉलम वी विल ऐड द सैंपल, इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ मिक्सचर, ओके, बहुत सारे मिक्सचर है, लेकिन कौन सा बाइंड होगा, जो स्पेसिफिक है, ओके, जो ब्लू कलर में हमारा प्रोटीन है वो बाइंड होगा हमारे लिगैंड के साथ और जो अनबाउंड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जार में कलेक्ट होंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स विद द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन वी विल सेपरेट आउट आवर टारगेट मॉलिक्यूल बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन लिगैंड एंड आवर टारगेट मॉलिक्यूल, ओके। तो ये है एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। अब इसके बाद क्रोमैटोग्राम डेवलप्ड होता है, मीन्स ग्राफ डेवलप होता है। ये पूरे प्रोसेस का इट इज कनेक्टेड टू द डिटेक्टर और कंप्यूटर पे ग्राफ आता है। तो ये होता कैसे है, आइए हम ग्राफ समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। To the y-axis there is absorbance of protein और x-axis में दिखाया है कॉलम वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेप थी, ओके, दिस इज y एंड दिस इज x। सो फर्स्ट स्टेप वाज आवर इक्विलिब्रेशन। सबसे पहले तो हमने कॉलम पैक किया है, ओके। कॉलम किसके साथ पैक किया है, मैट्रिक्स, स्पेसर आर्म, लिगैंड, इनके साथ हमने कॉलम पैक किया है। उसके बाद वी हैव डन द इक्विलिब्रेशन टू चेक वेदर आवर कॉलम इज प्रॉपरली पैक्ड और नॉट। तो हम इक्विलिब्रेशन ये सिंपल बफर से करेंगे या फिर सिंपल डिस्टिल्ड वाटर से करेंगे, ओके। सो फर्स्ट इक्विलिब्रेशन में ग्राफ हमारा कैसे आएगा, बेस लाइन और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देयर विल बी नो एनी पिक जनरेशन बिकॉज हमने हमारा सैंपल ऐड किया ही नहीं है। वी आर जस्ट चेकिंग द we can say we are just checking the leakage of the column, okay. So our first step जो है equilibration, उसका ग्राफ आया है straight line। next हमने किया है sample loading, okay, we have loaded the sample।
थोड़ा सा ग्राफ हमारा ये पिक लेगा, थोड़ा सा ग्राफ जनरेट होगा, ओके। एंड दिस सेकेंड स्टेप इट इज ऑफ, ये जो लाइन दिखाई है थोड़ा सा ये अपवर्ड गया है, इट इज ऑफ सैंपल बाइंडिंग इल्यूशन ऑफ अनबाउंड मटेरियल। मतलब जो हमारे अनबाउंड मटेरियल है वो एक जार में कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अनबाउंड मटेरियल का ग्राफ है, ठीक है। तो जब अनबाउंड मटेरियल ये रिलीज होते हैं, इट जनरेट्स अ ग्राफ समवॉट लाइक दिस। आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी डू, हम फिर से बफर ऐड करते हैं। अब ये बफर किस लिए हम ऐड करते हैं, फॉर द इल्यूशन, ठीक है। हमने बफर ऐड किया एंड ये स्ट्रेट लाइन में जनरेट हुआ है बिकॉज ये जस्ट वी हैव एडेड द बफर। तो जब हम बफर ऐड करते हैं हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड हमें तो टारगेट मॉलिक्यूल ही चाहिए विच विल जनरेट द लार्जेस्ट पीक ऑफ आवर टारगेट मॉलिक्यूल और इल्यूट बाउंड प्रोटीन्स। एंड दिस अगेन स्ट्रेट लाइन है। जब हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है फिर से हम हमारा कॉलम ये सिंपल डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं या सिंपल बफर से वॉश करते हैं और ये लाइन फिर से स्ट्रेट जनरेट होती है। तो ये लाइन और ये लाइन इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रेशन, ओके। सो दैट इज द री इक्विलिब्रेशन स्टेप। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जनरेट होता है और हम ऐसे ग्राफ एनालाइज कर सकते हैं। जो हाईएस्ट पीक है इट इज द पीक ऑफ आवर टारगेट प्रोटीन, ओके। एंड दिस इज द पीक ऑफ वेस्ट प्रोटीन, नॉट वेस्ट प्रोटीन बट अनबाउंड मॉलिक्यूल्स, ओके। सो जो हमें नहीं चाहिए, जो स्पेसिफिक नहीं थे, ये उसका पीक है। सो आप बढ़ते हैं एडवांटेजेस की तरफ। तो सबसे पहला एडवांटेज है इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये इसका मेन एडवांटेज है, ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। देन इट गिव्स दी हाई स्पेसिफिसिटी, नाम ही है एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। एफिनिटी का मतलब ही होता है हाईली स्पेसिफिक। तो ये क्रोमैटोग्राफी टेक्निक कैसे है, इट इज हाईली स्पेसिफिक, ओके। और ये हाईली स्पेसिफिक होने की वजह से हमें जो प्यूरिफाइड फॉर्म मिलता है प्रोटीन का, इट इज इन द ग्रेटर अमाउंट। Next advantage, it is enzymes and other proteins are studied by affinity chromatography। अगर आपको इसके प्रॉपर्टीज स्टडी करने हैं एंजाइम्स के या फिर प्रोटीन्स के, you can use this type of chromatography। Then to maintain the quality of the product, this chromatography is used in the pharmaceutical manufacturer in the production of vaccines। तो स्पेशली उसका एप्लीकेशन भी हुआ कि ये वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही नहीं बल्कि वैक्सीन के प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, ओके। तो स्पेसिफिक लिगैंड प्रोवाइड करके हम वैक्सीन प्यूरिफाई कर सकते हैं या फिर वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो इट इज यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। Next advantage is this chromatography, it doesn't depend on the ionic strength or it doesn't rely on ionic strength, pH, temperature and composition of buffer। तो ये किसी भी तरीके के बफर पर डिपेंड नहीं होती। अब हमने इल्यूशन में दो ऑप्शंस देखे हैं, एक स्पेसिफिक और दूसरा है नॉन स्पेसिफिक। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली यूज नहीं करनी है। आइदर आप स्पेसिफिक यूज करें, स्पेसिफिक मतलब कॉम्पिटिटिव लिगैंड प्रोवाइड करें, तो यहाँ पर बफर का सवाल ही नहीं आता है, देयर इज नो यूज ऑफ बफर। लेकिन अगर आप नॉन स्पेसिफिक से इल्यूशन कर रहे हैं तब आपको बफर का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन ये प्रोसेस बफर या टेम्परेचर या पीएच ऐसे पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज इज द हाई डिग्री ऑफ प्यूरिटी कैन बी ऑब्टेन। तो प्रोडक्ट ये प्यूरिफाइड फॉर्म में हमें मिलते हैं। दिस इज द रिप्रोड्यूसिबल प्रोसेस। वी कैन यूज दिस chromatography column again once the process is completed and it is very simplification method, okay। So that are the advantages of affinity chromatography। Moving on to disadvantages। Disadvantage
it takes a lot of skill to handle. अगर आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ये लैब में भी परफॉर्म कर रहे हैं तो यू मस्ट नो द एग्जैक्ट प्रोटोकॉल, यू मस्ट नो द रिक्वायरमेंट्स, योर हैंड मस्ट बी प्रॉपर, प्रैक्टिकल हैंड प्रॉपर होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए. ओके, सो दैट इज द डिसएडवांटेज. इट इंटरफेयर्स विद द स्ट्रक्चर. तो ये प्रोटीन टारगेट जो हमारा मॉलिक्यूल है, ओके, उसके स्ट्रक्चर को ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द लिगैंड, एंड दैट लिगैंड इज बाइंड टू द स्पेसर आर्म. तो कुछ केसेस में, रेयरली, ओके, समटाइम्स लिगैंड्स लीकेज इज ऑब्जर्व. तो कभी कभी लीकेज भी ऑब्जर्व हो जाता है, इसीलिए हम इक्विलिब्रेशन स्टेप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सम केसेस लीकेज ये ऑब्जर्व होता है. सो दैट इज द डिसएडवांटेज. और अगर लीकेज हो गया तो हमारी जो हमने सेटअप किया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये सब वेस्ट जा सकता है. देन द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इज लिमिटेड. लिगैंड्स यूज्ड इन द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आर कॉस्टली. तो मार्केट में डायरेक्टली कॉलम भी रेडीमेड मिलता है, मतलब उस कॉलम को डायरेक्टली लिगैंड्स भी अटैच होते हैं. तो ये कॉलम्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं बिकॉज टू दैट कॉलम्स डायरेक्टली लिगैंड्स आर बीन अटैच्ड. सो दिस आर कॉस्टली एंड डिग्रेडेशन ऑफ द सॉलिड सपोर्ट. तो जो हमारा मैट्रिक्स है ये कभी कभार डिग्रेड हो जाता है. व्हाई? बिकॉज to that matrix our spacer arm is attached, to the spacer arm our ligand is attached, to the ligand our target molecule is attached. तो कभी कभार हमारा सॉलिड मैट्रिक्स ये डिग्रेड भी हो सकता है. सो दिस आर डिसएडवांटेजेस ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. लास्ट, applications or uses of affinity chromatography. So affinity chromatography, they can use to purify and concentrate a substance from the mixture of buffering solution. तो ये हमें मिक्सचर से एक सेपरेट प्रोटीन देता है. That is the main application of this affinity chromatography. If you are having mixture of sample, at last you get single molecule, single separated molecule. So that is the advantage of this, or you can say application of this affinity chromatography. Second, reduce the amount of unwanted substances in a mixture. जो हमने advantages में already study किया है कि ये हमें purified protein देता है जो हमें चाहिए. प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, देखिए हमें लास्ट में प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट या मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट ही मिलने वाला है बिकॉज इनकी जो बाइंडिंग है ये बाइंडिंग ही स्पेसिफिक है. ओके, तो एट लास्ट हमें जो प्यूरिफाइड सब्सटेंस मिलेगा ये हाईली स्पेसिफिक ही होगा. Then next, it discern what biological compounds binds to a particular substance. Discern means it notices or it sees what biological compounds are bound to the substance and it purify and concentrate an enzyme solution. Next, it is also used in the production and purification of vaccines. It is also used in the genetic engineering processes. So these are the different applications of affinity chromatography. So thank you, and if you have any doubt regarding this affinity chromatography, you can ask me in comment section. Thank you.